नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो भारत से शुरू होकर के मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक जाने वाला था। आपको याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया था और उस वक्त दुनिया भर के बड़े बड़े 20 से ज्यादा देश आए थे और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि भी यहाँ थे। और वहां पर भारत और बाकी सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के दुनिया की इकोनॉमी को कैसे नई ऊंचाई तक लेके जाना है, इस पर उन्होंने माथापच्ची की थी, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की थी। लेकिन G20 की इस शिखर सम्मेलन से इतर, यानी कि अलग एक और घोषणा हुई थी। अमेरिका और भारत की पहल पर यह कहा गया था कि इंडिया से शुरू होकर के मिडिल ईस्ट के रास्ते इजराइल को होता हुआ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर ईस्टर्न यूरोप तक जाएगा और वो भारत से लेकर के रास्ते में पड़ने वाले सारे देशों के लिए मार्केट बनाएगा, आगे आगे बढ़ता हुआ यूरोप तक। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अमेरिका अब चाइना के BRI की काट ढूंढ कर लाया है। कहने का यह मतलब है कि उसका सड़कों और बाकी जो कनेक्टिविटी के तरीके हैं समुद्र और रेल का, उसका एक जाल वो इन देशों में फैला रहा था और उसके माध्यम से चाइना के जो गुड्स थे, उसके जो माल थे जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस जिसके लिए चाइना को बाजार चाहिए, वो इसके रास्ते आगे बढ़ा रहा था। और चाइना के इसी BRI प्रोजेक्ट से थोड़ा नाराज होकर के, या आप कह सकते हैं कि उसकी काट ढूंढने के लिए, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में हमेशा से इकोनॉमिक वॉर चलता रहता है। दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं और दोनों ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उनकी पकड़ बने रहे। और ऐसे में चाइना के BRI ने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर दी थी और उसी के बाद से अमेरिका ने यह प्लान किया और भारत की मदद से एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना करने की बात कह दी, बनाने की बात कह दी, जो भारत में मुंबई से शुरू होता हुआ सीधा ग्रीस जा रहा था। और पहले यह समुद्र के रास्ते इंडिया से कनेक्टिविटी करता, उसके बाद फिर वो मिडिल ईस्ट में जाता रेल के माध्यम से, फिर सड़क के माध्यम से, बाद में फिर समुद्र के माध्यम से, वो सीधा, यानी कहने का यह मतलब है कि वो रोड, समुद्र और बाकी रेल के माध्यम से कनेक्टिविटी देता हुआ बाजार को सीधा यूरोप लेके जा रहा था। और फिर एक बार जब आपका माल, यानी कि भारत या बाकी देशों को बनाया हुआ माल या कच्चा माल, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लेकर जाते हैं, अगर यूरोप पहुंच जाता है तो यूरोप से वो आगे उनके बाजार में, आगे के बाजारों में जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अब भारत एक दुनिया के बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने वाला था। कहने का यह भी मतलब निकलता है कि जिस तरह से चाइना अपने गुड्स को, अपने सामानों को पूरी दुनिया में घर घर में फैला चुका है, वैसे ही भारत भी चूंकि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है, तो भारत भी ये चाहता है कि वो जो बनाता है, वो जो चीजें, चाहे वो हेवी मशीनरी हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, या IT के सॉफ्टवेयर हो, या अलग अलग तरह के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स हो जिसे दुनिया के बाजार में बेचा जा सकता है, तो उससे एक कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए भारत के पास जिससे वो दुनिया के बाजार में इससे ले जा सके। और इसीलिए जब G20 की मीटिंग चल रही थी तो उसके अलग अमेरिका और भारत की पहल पर यह घोषणा कर दी गई कि हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जो मुंबई से शुरू होकर के पहले मिडिल ईस्ट के, यानी खाड़ी के देशों में जाएगा, उसके बाद वो फिर इजराइल होता हुआ ग्रीस पहुंच जाएगा और वो फिर उसके बाद वहां से भी आगे कनेक्टिविटी मिलने के बाद जो पहले से बनाई हुई कनेक्टिविटी है उसके साथ वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाजार में जा पाएगा। लेकिन यहां तक तो ये ठीक लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि भारत और अमेरिका ने बहुत अच्छी पहल की और इसके साथ ही खाड़ी के देश भारत और अमेरिका के साथ आ भी गए, वो राजी भी हो गए, सबने हाँ कर दिया कि हाँ हम इस कॉरिडोर को बनाएंगे। लेकिन मामला इतना आसान नहीं रह गया है। हुआ कुछ यूं कि जब से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, अब जो जानकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं या फॉरेन अफेयर्स के जो जानकार हैं, उनको ये लगने लगा है कि अब ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया से जो शुरू होता था कॉरिडोर वो जाने वाला था खाड़ी के देशों में और खाड़ी के देश अब अलग अलग बट गए हैं इस युद्ध के बाद।
कोई है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, कोई इजराइल को सपोर्ट करता है। सबके प्रेफरेंसेस बदल गए हैं, सबकी प्रायोरिटीज बदल गई है, सोचने का अब तरीका अलग तरीके से अब वो सोचने लगे हैं, सब कुछ बदल गया है। हम अगर बात इजराइल की भी करें, इजराइल एक मेजर प्लेयर था इस पूरे कॉरिडोर में। यहां से यानी कि मुंबई से शुरू होने वाला ये कॉरिडोर खाड़ी के देशों के बाद वो वहां पर मिडिल ईस्ट में इजराइल जाने वाला था और वहां से फिर वो आगे यूरोप जाने वाला था। लेकिन अब मामला पहले जैसा नहीं रह गया है। इजराइल इस युद्ध में इतना लिप्त हो चुका है कि आज उसकी प्रायोरिटी अपने नागरिकों की जान बचानी है और हमास को उसके किए की सजा देनी है। आपको यह पता होगा, आप न्यूज चैनल्स में, अखबारों में लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए। यानी उन लोगों ने इजराइल के नागरिकों पर बिना किसी चेतावनी के बहुत बड़ा आतंकवादी हमला कर दिया। और उसी दिन यानी 7 अक्टूबर को ही उन लोगों ने 100 से ज्यादा निर्दोष इजरायलियों को अगवा करके यानी कि उन्हें हॉस्टेज बना के वो गाजा पट्टी लेके चले गए और इस तरह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। 1 हफ्ता से ज्यादा ये युद्ध चल चुका है। न तो हमास पीछे हट रहा है, न इजराइल उसे छोड़ने के मूड में है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये लड़ाई यानी कि जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो कितना लंबा खींचेगा ये किसी को नहीं पता है। ये खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को नहीं पता है, ये हमास को नहीं पता है, ये भारत को नहीं ही पता है, अमेरिका को तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि आखिर ये लड़ाई कब तक खींचेगी। तो फिर ऐसे में इस इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा? अब जानकार ये सवाल पूछने लगे हैं, उनके माथे पे चिंता की लकीर आने लगी है। उन लोगों के खास करके जो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत की तरक्की देखने में बहुत खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि भारत अब एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को लेकर जाएगा और भारत की जो इकोनॉमी है वो पहले से ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाएगी। लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हम अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में तो अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि युद्ध का कोई असर दिखने वाला हो। यानी हम अगर चाहें तो यहां से हम अपने बनाए हुए गुड्स को ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और खाड़ी के देश में पहुंचते हैं तो पहले और अब में बहुत अंतर दिखता है। अब जो खाड़ी के देश हैं वो इजराइल के साथ कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जिसमें इजराइल को फायदा हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकलेगा कि अब जो खाड़ी के देश हैं, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये इजराइल के साथ अब व्यापार करना चाहते हैं कि नहीं, अभी इस पे सवाल है। और भी जो देश हैं, इजिप्ट है, वो क्या वो चाहेंगे कि हाँ इजराइल की मदद कर सके? अब इस पे सवाल आ खड़ा हुआ है। भारत को भी नहीं मालूम है, अमेरिका को भी नहीं मालूम है कि ये युद्ध कितना खींचेगा। तो फिर इसके बाद क्या? यही तो सवाल है। जो जानकार हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, अब उन्हें ये लगने लगा है कि हमास और इजराइल का ये युद्ध अगर और भी भयानक होता चला जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आने वाले दिनों में वो किस की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कितना ज्यादा भयानक हो जाएगा। हर दिन आपने सुना होगा, देखा होगा कि हर एक दिन इतना भयावह मंजर होता है उस युद्ध का जो पिछले दिन से ज्यादा भयानक और खौफनाक होता है। और ऐसा लग जाता है उस दिन आपको भी कि हे भगवान, कल इससे ज्यादा खौफनाक मंजर न हमारे सामने आ जाए। तो ऐसे में जब एक तरफ न हमास पीछे हटने को तैयार है, न इजराइल उसे बख्शने के मूड में है, तो फिर जाहिर है ये युद्ध लंबा खिंचता ही चला जाएगा। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता चला जाएगा तो इजराइल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसता जाएगा, उसकी इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी और उसके जो प्रेफरेंसेस है वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से हटकर अपने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा है अभी, और उसकी इकोनॉमी को बिल्ड करने की, यानी कि इजराइल को दोबारा से बिल्ड करने की उसकी प्रायोरिटीज हो जाएगी। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की जब हम बात कर रहे थे इजराइल के रास्ते, वो खटाई में पड़ सकता है। तो फिर इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो अमेरिका और भारत ने ये जो पूरी कल्पना की कि हम विश्व के बाजार में भारत से निकल के सारे साजो सामान को जो भारत अपने बाजार में, दुनिया भर के बाजार में ले जाना चाहता है, या फिर खाड़ी के देश जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो भी बहुत अच्छे गुड्स बनाते हैं और उन्हें भी बाजार चाहिए, तो वो
इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर की सहायता से वो यूरोप तक पहुंचने में कामयाब होने वाले थे, उन्हें अब ये मौका नहीं भी मिल सकता है। या हम यूं कहें कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो अब या तो खटाई में पड़ जाएगा, वो कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा, या फिर इतना लंबा वक्त लेगा इसे शुरू होने में कि आगे क्या होगा इसके बारे में कोई अभी बिल्कुल सीधे तौर पर नहीं कह पाएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर हमास और इजराइल का जो ये युद्ध है अगर लंबा खिंचता है तो भारत का ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ सकता है। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि हमास और इजराइल के बीच में ये भयानक जो युद्ध हो रहा है उसका असर अब इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, जिसकी घोषणा की गई है, उस पर अब उसका ग्रहण लगने वाला है? आइए इस चीज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके परत दर परत हम पॉइंट वाइज इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सच में ऐसा हो रहा है, युद्ध अगर खिंचता चला जाएगा, तो क्या इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो भविष्य है वो अब अधर में लटक जाएगा? भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में जो अमेरिका, भारत, सऊदी अरबिया, यूएई समेत कई यूरोपीय देशों के बीच में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर समझौता हुआ था, तो इसे G20 की बड़ी सफलता के रूप में देखा गया। मतलब यह है कि जब G20 की इस समिट में यह कहा गया कि हाँ, अब इन देशों ने, यानी कि भारत और अमेरिका के अलावा सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूरोप के बहुत सारे देशों ने इस बात पर समझौता कर लिया है कि अब वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे जो भारत से शुरू होकर यूरोप तक जाएगा, तो इससे G20 की एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में माना गया। लेकिन इस समझौते का एक ही महीना हुआ था कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर दिया और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अस्थिर हो गया। इजराइल हमास की इस लड़ाई में विश्व अब दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और भारत के इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। यानी कि अब ये जो लड़ाई है उसमें हो सकता है कि आपको आने वाले वक्त में ये पता चले कि हाँ, अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है बहुत जल्दी शुरू नहीं होगा और हो सकता है कि इसे शुरू होने में काफी लंबा वक्त लग जाए। भारत और अमेरिका के बीच के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को एक्चुअली चीन के BRI के कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने BRI के जरिए मिडिल ईस्ट में अपना जाल फैला लिया, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने PM मोदी के साथ मिलकर IMEC यानी कि इस कॉरिडोर की परिकल्पना की थी। लेकिन मिडिल ईस्ट के ताजा हालात को देखते हुए कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भविष्य अब धुंधला ही दिख रहा है। इजराइल इस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि जब मुंबई से यह प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, जब यह कॉरिडोर चलेगा, तो वो मिडिल ईस्ट के पास पहुंचकर इजराइल के हाइफा बंदरगाह पे जाने वाला था और उसके बाद फिर उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो यूरोप की ओर जाने वाली थी। इजराइल इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि कॉरिडोर को उसके हाइफा बंदरगाह से जोड़ने की योजना है, लेकिन हमास के हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कॉरिडोर प्रोजेक्ट में क्षेत्र के सऊदी अरब, इजराइल और जॉर्डन जैसे छोटे देशों को जोड़ा जाने वाला था, लेकिन अब इजरायली PM नेतान्याहू कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट अब बहुत अलग होने वाला है। मतलब नेतान्याहू जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट है अब पहले की तरह नहीं रहेगा, उनके कहने का ये मतलब है कि ना तो हमास पहले की तरह रहेगा, ना फिलिस्तीन पहले की तरह रहेगा, ना इजराइल रहेगा और ना ही हमास की मदद करने वाले मिडिल ईस्ट के जो अलग अलग देश हैं, जैसे लेबनान है, जैसे इजिप्ट है। तो ये जो देश हैं और जो बाकी भी देश हैं जिन्होंने डायरेक्टली अगर हमास को नहीं भी मदद किया है, तो उनकी जो प्रायोरिटीज होगी, उनके जो अब प्रेफरेंसेस होंगे इस युद्ध के बाद बदल जाएंगे। तो नेतान्याहू बार बार यही कह रहे हैं कि अब जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा इलाका है वो पहले की तरह कभी भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये साफ निकलता है कि जिस तरह से और जिस तेजी से वहां घटनाएं बदल रही है हर आए दिन, यानी कि आज जो जितनी बड़ी आज वहां पे जो जिस तरह का युद्ध आज देखा गया है, जितना भयानक मंजर आज देखा गया, उससे ज्यादा भयानक मंजर कल आता है। और उसके साथ ही आने वाले हर एक दिन में अलग अलग देश अपनी या तो वो साथ आने की घोषणा करने लगते हैं या सपोर्ट करने लगते हैं,
कोई ऐसा देश अचानक आ जाता है और कहता है कि हम फिलिस्तीन की मदद करेंगे, कोई कहता है कि हम इसराइल को आर्म्स सपोर्ट करेंगे, तो आने वाला जो वक्त है वो हमेशा बदलता रहता है और परिस्थितियां वहां इतनी तेजी से बदलती हैं कि इसका अंदाजा अब लगाना मुश्किल है कि आने वाले वक्त में हफ्ता 10 दिन या पूरे के पूरे साल में क्या होने वाला है वहां। यानी कि अब वहां पर एक ही चीज स्थिर है और वो है अस्थिरता, यानी कि वहां स्टेबल कुछ भी नहीं है, आप वहां प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ये अस्थिरता कहां तक जाएगी, कब तक खींचेगी, कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा तो अब ये भी जा रहा है कि ये जो हमास का आतंकवादी हमला था, यानी कि एक आतंकवादी हमले से बदला हुआ जो अब युद्ध का स्वरूप ले चुका है, कहीं आने वाले वक्त में अलग अलग देश इसमें कूद ना पड़े। अब जैसे अगर हम अमेरिका की ही बात कर लेते हैं तो अमेरिका डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स एमुनेशंस दे रहा है, अपने हवाई जहाज भेज रहा है, अपने फाइटर शिप्स को वहां पे मेडिटेरेनियन सी में वो ला चुका है और बहुत सारे फाइटर प्लेन्स अब इसराइल की धरती पर भी आ चुके हैं। तो आने वाले वक्त में अगर जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, कहीं रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया या और भी ऐसे बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, वो फिलिस्तीन के समर्थन में ना उतर जाएं, तो इस तरह से जो एक आतंकवादी हमला था हमास की तरफ से, जो बाद में इजराइल के कार्रवाई वापस करने में वो एक युद्ध में बदल गया, कहीं आने वाले वक्त में वो थर्ड वर्ल्ड वार ना बन जाए। आपको एक बार याद दिलाना यहां पर बहुत जरूरी है कि पिछले 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। आपको लग रहा होगा कि हम जब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो आने वाले हम भविष्य में क्या होगा उसकी बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम उस बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं जिसके कारण ये सारा हुआ है। तो पिछले 7 अक्टूबर को अचानक हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हजारों रॉकेट्स डाल दिए। 15-20 मिनट के वक्त में ही उन लोगों ने 3000 से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दाग दिए और जो आयरन डोम जो उनका डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो फेल हो गया। यानी कि वो इतने सारे रॉकेट्स एक साथ इजराइल पे दाग दिए गए कि वो सबको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ये जो रॉकेट्स थे जो दागे गए थे वो इजराइल के अलग अलग हिस्सों में गए और वहां उन्होंने बर्बादी कर दी। बीते 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। हमले के दौरान ही सैकड़ों हमास लड़ाके इजराइल में घुस गए और लोगों को उनके घरों से उठाकर खींचकर बंधक बना लिया। प्रतिक्रिया में इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अब भी जारी है और इजराइल की तरफ से हमले की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। बार बार नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म करके ही मानेंगे और पहले की तरह फिलिस्तीन नहीं रहेगा। अब सवाल फिर वहीं पे आता है कि अगर ये लड़ाई खिंच जाएगी, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पहले की तरह नहीं रहेगा, तो जो वहां पे उस इलाके में जो इस कॉरिडोर में पड़ने वाले जो राष्ट्र थे उनका क्या रुख रहेगा। कॉरिडोर में शामिल सऊदी अरब, यूएई समेत इस्लामिक देशों की अब यह मजबूरी होगी कि वह फिलिस्तीन का साथ दे और इजराइल का विरोध करे, क्योंकि अब प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल ने इतना भयानक वहां पे बमबार्डिंग की है, जिस तरह से गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया है और साथ ही वहां पे चारों तरफ से सीज कर रखा है। और आपने कल ही ये सुना होगा कि कल ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जितने भी गाजा पट्टी में जो लोग हैं, जो निर्दोष है, आम जनता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दे दिया गया था और कहा गया था कि आप अब इधर से आप खाली कर दें। यानी गाजा का वो इलाका जहां पर हमास के लड़ाके सुरंगों में छुपे हैं, उस इलाके को आप खाली कर दें ताकि इजराइल की जो फोर्सेस है वो अंदर जा करके रेड कर सके और वो आमने सामने की लड़ाई कर हमास के लड़ाकों का सफाया कर सके। और इससे प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता दिख रहा है। यानी कि अब ये, चूंकि इन देशों की प्रायोरिटीज बदल जानी है, ये जो देश है सऊदी अरबिया, यूएई, अब ये इसके साथ और भी बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, उनकी अब ये मजबूरी हो जाएगी कि वो फिलिस्तीन का साथ दें। तो जाहिर है वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। तो अब जो कॉरिडोर है उस पर ग्रहण लग सकता है। भारत इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो भारत का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ था, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है, हम बहुत सारी चीजें अब बनाने लगे।
पहले भारत ज्यादातर चीजों को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब वो नया भारत है। भारत में सब कुछ बदल गया, हम अब एक्सपोर्ट करते हैं। हम पहले आईटी में हमने पूरी दुनिया में अपना धाक जमाया, अब हम हैवी मशीनरी और अलग अलग चीजों, कंज्यूमर गुड्स की हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमें अब और बाजार की जरूरत पड़ रही है। तो भारत का जो मुख्य मकसद था इस कॉरिडोर बनाने का, वो ये था कि वो विश्व व्यापार में एक अहम खिलाड़ी बन पाए। मोदी सरकार का यह सपना है कि इसके जरिए भारत एक व्यापारिक खिलाड़ी बनकर दुनिया में उभर पाए। भारत ने इसी कोशिश में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया था। इसी कोशिश में भारत के अडानी पोर्ट्स ने पिछले साल इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया। इस बंदरगाह के जरिए यूरोप से भारत का व्यापार आसान हो जाएगा और शिपिंग के समय में 40% की कटौती होने की उम्मीद है। इसका मतलब यह होगा कि जब हम मुंबई से इस कॉरिडोर के तरफ से, अगर हम इस कॉरिडोर की सहायता से अपनी चीजों को बाहर भेजेंगे, तो मिडिल ईस्ट के बाद जब ये इजराइल पहुंचेगा, हाइफा बंदरगाह पहुंचेगा, तो वहां से जो यूरोप पहुंचाने की जो पूरा जो टाइमलाइन होगा, यहां और यूरोप तक पहुंचने के बीच में इजराइल के रास्ते भेजने से 40% समय की बचत होने वाली है। यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप जो गुड्स बनाएंगे, वो पहले से कम वक्त में दुनिया के बाजार में पहुंच जाएगा। तो जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी बढ़ेगी, आपका जो इनकम होगा वो बढ़ेगा, आपका जो व्यापार है वो बढ़ेगा और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसी महीने की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत इस कॉरिडोर के जरिए मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों से दुबई तक माल भेजने का विचार कर रहा है। मतलब यह है कि भारत ने यह पूरी प्लानिंग कर ली है कि मुंबई और गुजरात के जो बंदरगाह है वहां से गुड्स निकलेंगे और इस तरह से वो दुबई भेजा जाएगा और उसके बाद फिर रेल लिंक की सहायता से वो सऊदी अरब से जुड़ेगा और आगे जॉर्डन से होता हुआ इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुंचेगा। मतलब भारत से हाइफा बंदरगाह जो है इजराइल का, वहां पे जो कनेक्टिविटी है वो कैसे जाएगा, वो मैं अभी आपको बता रहा था कि गुजरात और मुंबई के जो बंदरगाह से जो चलेंगे जो जहाज, आपके सामान को, जो आप सामान बनाते हैं, जो आप बाजार में दुनिया में भेजना चाहते हैं, उन सामानों को लेकर ये जो जहाज जब चलेंगे तो वो दुबई पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वहां से फिर रेल लिंक से सऊदी अरेबिया और उससे आगे जॉर्डन से होते हुए वो हाइफा बंदरगाह पे पहुंचेंगे और वहां से फिर वो ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे। इजराइल के हाइफा बंदरगाह के बाद यहां से माल को समुद्री रास्तों से बहरीन, ओमान और यूरोपीय बंदरगाहों तक ले जाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल भारत का यह सपना पूरा होता दिख नहीं रहा है। पहले जहां ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, इजराइल और सऊदी अरब दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह से चीजें बदल रही है सब कुछ उल्टा होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब दोस्त बन जाएंगे, यानी अमेरिका और भारत ने ये पूरी कोशिश कर ली थी कि इस कॉरिडोर के लिए जो डिफरेंसेस है सऊदी अरब में और इजराइल में, उसे दूर कर दिया जाएगा और ये हो भी गया था और ऐसा लग रहा था कि इन दो देशों के बीच में समझौता भी हो जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल जाएंगी। सऊदी अरेबिया के जो प्रेफरेंसेस है, उसकी जो प्रायोरिटीज है, अब बदलने वाला है, क्योंकि उसका झुकाव अब फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अब जब पूरी दुनिया दो अलग अलग धड़ों में बट रही है, तो जाहिर है सऊदी अरेबिया का भी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, उसके जो प्रायोरिटीज होंगे वो बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट हमारी विदेश नीति के केंद्र में था और इस प्रोजेक्ट के रुकने से उसमें कहीं न कहीं एक कमी आएगी। यानी हमने जो पूरी जो परिकल्पना की थी उसमें मिडिल ईस्ट का जो इलाका था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमेशा से हम ये चाहते आए हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारी जो बाजार की जो नीति है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को, जो हम बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें मिडिल ईस्ट का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। और इसी के बाद हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट से आगे जाकर के उसी के रास्ते से बढ़कर हम यूरोप तक अपने माल को पहुंचा सके। इस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत ने ये बड़ी एक कल्पना कर ली थी, एक पूरी तैयारी कर ली थी कि हम भारत से माल दुनिया के बाजार में ले जाने के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा करेंगे। भारत का फोकस था कि इसके जरिए बहुत कुछ कर लेंगे। BRI को भी हम टक्कर देने की सोच रहे थे, लेकिन इस प्रक्रिया में अब थोड़ा सा
विलंब हो सकता है। BRI की बात आपको बार बार सुनाई दे रही है, बार बार आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार BRI को क्यों उसका रेफरेंस दे रहा हूं। तो जाहिर है ये बहुत जरूरी है कि चाइना ने जिस तरीके से एक नेटवर्क फैला लिया है पूरे मिडिल ईस्ट में, और अपना जो माल है उसका जो वो बाजार के लिए बनाता है वो मिडिल ईस्ट के इस नेटवर्क के थ्रू आगे पूरी दुनिया में भेज रहा है। और इसीलिए भारत भी चूंकि बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम खुद भी एक बहुत बड़ा बाजार चाहते हैं, पूरी दुनिया का बाजार चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा कॉरिडोर चाहिए था। सऊदी अरब ने तो इस प्रोजेक्ट के लिए $20 अरब देने का फैसला भी कर लिया था और लग रहा था कि कुछ ही दिनों में इजराइल के साथ उसका समझौता हो जाएगा। लेकिन अब जब ताज़ा हालात कुछ इस तरह बदल गए हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका हो सकता है। मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है उस पूरे भूभाग की पूरी राजनीति को, सोचने के तरीके के, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो सरकारें हैं, उनकी पूरी की पूरी जो नीतियां हैं उसको बदल के रख देगी। मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई क्षेत्र की भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल देगी। अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और वो सारे छोटे देश जहां से कॉरिडोर को होकर गुजरना था, अब सबकी प्रेफरेंसेस बदलने वाली है। जब देशों की प्राथमिकता बदलती है तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जो ब्लूप्रिंट्स है उन पर असर पड़ता है। मतलब ये साफ है कि जब आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपने DPR बना रखा है, ब्लूप्रिंट्स बना रखा है, लेकिन कुछ ऐसा आ जाता है जो अप्रत्याशित होता है, उसका असर देशों के फॉरेन पॉलिसीज पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे, पॉलिटिकल जो उनके डिसीजंस होते हैं उस पर पड़ने वाला हो, तो वो सारा का सारा बदल जाता है। हालांकि जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत होती है, जब फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स के जो लोगों से जब आप बात करते हैं, तो आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें ये लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट था वो वायबल नहीं भी था। पहले से ही उनको ये आशंका थी कि ये जो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो घोषणा हो गई है वो बहुत आसानी से नहीं बनने वाला है। कई जानकार ये कहते हैं कि IMEC प्रोजेक्ट जो है शुरुआत से ही एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसकी सफलता की संभावना बहुत कम थी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे अमेरिका की राजनीति एक बड़ा कारण था। मतलब ये है कि जहां तक हम जानते हैं कि ये हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो हमें और बीच के देशों का जो माल है वो हम दुनिया भर के बाजार में ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ जानकारों का ये कहना है कि इस सारे पूरी प्लानिंग के पीछे अमेरिका की अपनी खुद की इंटरेस्ट थी। जो बाइडेन को अभी तक विदेश नीति में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। यूक्रेन में भी अमेरिका रूस को हराने में नाकाम रहा और रूस भी मिडिल ईस्ट में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ऐसे में अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और चीन का BRI प्रोजेक्ट पहले ही मिडिल ईस्ट में अपना जाल फैला चुका है। BRI के तहत चीन ने सऊदी अरबिया, UAE और इजराइल को भी व्यापार के मार्ग से जोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे साफ है कि जो BRI है, जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है, उससे ऑलरेडी कुछ नेशन से, कुछ देश हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं। उनमें खास हैं सऊदी अरब, UAE और इजराइल। चीन पहले से ही UAE में रेलवे लाइन बिछा रहा है और फिर UAE इस कॉरिडोर के जरिए अपने देश में रेलवे लाइन बिछाने को क्यों सोचेगा। मतलब सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि जब BRI के तहत चाइना की तरफ से जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें UAE में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में पहले से ही रेल लाइन बिछाई जा रही है, तो अब जो इंडिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है वो एक अलग से फिर कनेक्टिविटी के लिए क्यों मानेगा। हो सकता है अभी वो मान रहा हो, बाद में उसकी प्रेफरेंसेस बदल जाए और वो आनाकानी करने लगेगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जो बात आगे नहीं बढ़ पाए वहां पर। यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो एक अभी कल्पना है, एक प्लानिंग है और एक ब्लूप्रिंट है, और इसे जमीन पर उतारने में अभी काफी वक्त लग सकता है, कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यह कॉरिडोर मल्टी मॉडल है और काफी खर्चीला भी है, जिस कारण इसका जमीनी हकीकत बनने में काफी आशंकाएं हैं। अमेरिका जल्दी ही सऊदी अरब और इजराइल के बीच में समझौता कराने की कोशिश में लगा था, लेकिन सऊदी और इजराइल का जो रिश्ता है इस लड़ाई की वजह से बलि का बकरा बन गया, जो अमेरिका के लिए बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। अगर बाइडेन दोनों देशों को साथ ला पाते तो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों में उनके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा सकती है। लेकिन अब सऊदी
क्राउन प्रिंस ने साफ कह दिया है कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने को लेकर अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। यानी कि सऊदी अरबिया और इजराइल के जो बीच में जो रिश्ता बनता दिख रहा था, जो डिफरेंसेस खत्म होने वाले थे और इस कॉरिडोर को बढ़ावा मिलने वाला था, वो अब बहुत दूर की कौड़ी लगने लगी है। तो इसका मतलब यह है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। यानी हो कुछ यूं रहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि इस कॉरिडोर में शामिल दो दुश्मन देशों के बीच में सुलह करा दी जाए, जिससे इसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अब जबकि हमास इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और जिस वजह से सऊदी पर यह दबाव रहेगा कि वो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध को स्थापित ना करें, इस कॉरिडोर को सऊदी अरेबिया से होते हुए इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक जाना है और दोनों देशों के बिना संबंध में स्थापना यह संभव नहीं है। यानी जब तक इन दोनों देशों में दोस्ती नहीं होगी तब तक ये जो कनेक्टिविटी है वो हाइफा बंदरगाह तक नहीं जा पाएगा। सऊदी और इजराइल के बीच अब दूर दूर तक कोई समझौता होता नहीं दिख रहा है और इसीलिए जानकारों को इस प्रोजेक्ट्स में अब लग रहा है कि इसमें अब दिक्कत हो सकती है। इस पूरे मामले में और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें तुर्की को भी याद करना होगा। तुर्की के बारे में हम भूल नहीं सकते हैं। भारत जब अमेरिका के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए समझौता कराने में सफल रहा था बाकी देशों के साथ, तब तुर्की ने इस बात पर भारी आपत्ति जताई थी। G20 में हिस्सा लेने आए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की के बिना किसी कॉरिडोर की इस इलाके में कल्पना नहीं की जा सकती है। एर्दोगान ने कुछ ही दिनों बाद इस प्रोजेक्ट की काट के रूप में इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बातचीत शुरू कर दी थी। मतलब यह हुआ कि हालांकि G20 के समिट में जब तुर्की के नेता जब यहाँ आए थे, जब एर्दोगान आए थे, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि आप लोगों ने हमें शामिल नहीं किया है, तो तुर्की के बिना तो कोई जो कॉरिडोर है वो बना ही नहीं सकते हैं आप उस इलाके में, वो सफल हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद वो नाराज होकर जब वापस गए थे तो उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट, एक अलग कॉरिडोर की कल्पना कर ली थी और इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर दूसरे देशों से, अपने आसपास के देशों से इस पर बातचीत शुरू कर दी थी। हालांकि जो पूरा सिचुएशन है वो तुर्की में भी अब बदल जाएगा। तुर्की जो पहले वाली उसकी पॉलिसीज, द फॉरेन पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो अब वैसा नहीं रहने वाला है। मिडिल ईस्ट के ताजा हालात से तुर्की भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और एर्दोगान की जो प्राथमिकता है, प्रेफरेंसेस है, वो भी बदल जाएगा। उन पर अपनी खराब अर्थव्यवस्था को और खराब होने से बचाने का दबाव होगा और ऐसे हालात में किसी नए कॉरिडोर पर आगे बढ़ने की वो नहीं सोच सकते। यानी कि वो जो इराक कॉरिडोर की जो बात उन्होंने शुरू की थी वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी जो अब इकोनॉमी है इस युद्ध के कारण काफी दबाव में आने वाली है, तो वो अगर वो चाहे भी तो कोई नया कॉरिडोर, कोई नया प्रोजेक्ट वो नहीं शुरू कर पाएंगे। सभी राष्ट्राध्यक्षों पर फिलहाल यह दबाव है कि वो कैसे इस संघर्ष को रोकें, लेकिन ये इतना लंबा चलने वाला है कि क्षेत्र के सभी देशों की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। मतलब ये जो लड़ाई चल रही है हमास और इजराइल के बीच में, चूंकि इतना भयानक बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, अलग अलग कंट्री उसमें जुड़ते जा रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, या वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या हमास को कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी है उसके आगे बढ़ते होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले वक्त में इस कॉरिडोर के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। यहाँ पर आपका समझना ये बहुत जरूरी है कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश है, जो वहाँ के जो कंट्रीज है, खाड़ी का जो इलाका है, उसके जो देश है वो अलग अलग तरीके से उनकी फॉरेन पॉलिसी चलती है। उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी से ही वो उसे रूल करते हैं, उसी के साथ वो अपनी नई फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। इकोनॉमी को किस तरह से वो आगे बढ़ाएंगे, किस देश के साथ उनके संबंध बनेंगे, ये सारा उस एरिया की पॉलिटिक्स पर ही निर्भर करता है। और युद्ध के बाद जब ये युद्ध शुरू हो गया है तो बहुत कुछ वहां भी बदलने वाला है। मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, जहां इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े दिख रहे हैं, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उस इलाके के जो अरब कंट्रीज हैं वो एकदम खुल करके हमास के फेवर में आ गए हैं। हालांकि वो नाम फिलिस्तीन का लेते हैं और ये कहते हैं कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। वहीं भारत, अमेरिका और प्रोजेक्ट के बाकी यूरोपीय देश हमास के खिलाफ इजराइल का पक्ष ले रहे हैं। मतलब बात साफ है कि जो अरब कंट्रीज हैं जो प्रोजेक्ट में शामिल हैं वो अब फिलिस्तीन का समर्थन करने लगे हैं और यूरोप, अमेरिका और भारत इस वक्त इजराइल के साथ
खड़े नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में स्थितियां नहीं सुधरी तो इस कॉरिडोर के निर्माण पर संकट आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम फंडिंग की बात करें, जो पूरा खर्चा आने वाला है, अगर हम उस पर भी बात करेंगे तो उस पर भी इस युद्ध का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट का खर्चा G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मार्फत होना है और G7 और अरब देश इजराइल और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक युद्ध पर दो अलग अलग ध्रुवों में नजर आ रहे हैं। मतलब जो कंट्रीज जो यहाँ पर फंडिंग करने वाले हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से जो पैसे आने वाले हैं, वो सारे देश अब दो अलग अलग पोल में बट गए हैं। कोई बाएं है, कोई दाएं है, कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, कोई इजराइल के साथ खड़ा है। IMEC यानी कॉरिडोर के सदस्य अमेरिका, यूरोप यूनियन और भारत ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इजराइल का खुलकर साथ दे दिया और वहीं सऊदी अरब खुलकर फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा हो गया है। अभी जो स्थितियां बदल रही हैं उससे लगता है कि अभी इस अस्थिरता और फैलेगी, यानी कि उस पूरे इलाके में अभी स्टेबिलिटी नहीं आनी है, जनजीवन वहां सामान्य नहीं होने वाला है। अभी युद्ध लंबा खींचेगा और वहां पर अस्थिरता रहेगी। हिजबुल्लाह जो पिछले 6-7 सालों से आंतरिक मामलों में लगा हुआ था, वो भी अब इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और इस लड़ाई में बहुत से नए नए फ्रंट खुलेंगे। जैसे अभी लेबनान से हिजबुल्लाह ने खोल रखा है, सीरिया से भी कभी कभी रॉकेट दाग दिए जाते हैं। तो इस जो लड़ाई जो हो रही है उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स खुल जाएंगे, अलग अलग देश इसमें शामिल हो जाएंगे। कोई मिलिट्री से सपोर्ट करेगा, कोई मॉरल सपोर्ट करेगा, कोई अपने युद्ध बम वर्षक भेज देगा, कोई आर्म्स एमुनेशन सप्लाई कर देगा, कोई फिलिस्तीन को करेगा, कोई इजराइल को करेगा। यानी कि इस तरह से जो डिवीजन्स है और प्रेफरेंसेस है वो लगातार बदलते जाएंगे। और ऐसे में जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आती है, तो उस भौगोलिक एरिया और उसके आसपास या उससे जुड़े हुए जो देश होते हैं, उनके जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो खटाई में पड़ जाते हैं। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसी ही जानकारियां लेकर आएंगे, लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।